सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं प्रशांत सोलंकी स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने परिवार में। तो मेरे भाई प्रोनाउन टॉप 50 क्वेश्चंस के साथ में हम आपके सामने हैं आज, और काफ़ी बढ़िया लेवल के ये क्वेश्चंस रहने वाले हैं। आप लोगों को प्री मेंस हर जगह पे ये हेल्प करेंगे। और मेरे भाई अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो सबसे पहले तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि क्वालिटी कॉन्टेंट की बात होगी तो वो आपको यहाँ पर ज़रूर मिलेगा और बढ़िया लेवल पर मिलेगा। बाकी मेरे भाई, और अगर वीडियो आपको जेन्युइनली अच्छी लगे, आपको लगे कि ये पूरी की पूरी सीरीज आपकी मदद कर रही है, तो इस प्लेलिस्ट का जो लिंक है ना, वो आप अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करना। ठीक है, तो आइए मेरे भाई शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। दिस इज वन ऑफ द बोल्डेस्ट इकोनॉमिक रिफॉर्म दैट हैव एवर बीन इंट्रोड्यूस्ड। ये सीपीओ का आपका क्वेश्चन है और 2019 का। जैसे ही आप इस क्वेश्चन को देखते हो ना, दिस इज वन ऑफ द बोल्डेस्ट इकोनॉमिक रिफॉर्म, दिस सब्जेक्ट है इज आपकी वर्ब है। वन ऑफ अगर आ रखा है आपका तो आगे नाउन प्लूरल होता है, इसीलिए आप पाओगे कि रिफॉर्म्स होना चाहिए, पहली चीज। ठीक है, दूसरा अगर एडजेक्टिव आता है तो सुपरलेटिव में आता है, और द आता है आपका आर्टिकल, तो यानी कि ये तो ठीक है। उसके बाद में आपका ये जो दैट है, ये आपका रिलेटिव प्रोनाउन है। रिलेटिव प्रोनाउन का एंटीसीडेंट ऐसे में क्या बनेगा? रिफॉर्म्स बनेगा। इसका मतलब हैव आपका आना चाहिए। तो अब एक बार ऑप्शन देख लेते हैं। यहाँ पे हैज है तो गलत हो जाएगा, यहाँ पे हैज है तो गलत हो जाएगा, यहाँ पे आपका हैव है और रिफॉर्म्स है, इसका मतलब यही आपका करेक्ट आंसर है। तो ऐसे केस में आपको ध्यान रख लेना है कि वन ऑफ के बाद में सामान्यतः अगर कोई रिलेटिव प्रोनाउन आ जाए तो वन ऑफ के बाद में आया हुआ जो आपका प्लूरल नाउन होता है वो उसका एंटीसीडेंट बनता है, और क्योंकि वो उसका एंटीसीडेंट बनता है इसीलिए वहां पर वर्ब आपकी प्लूरल आती है। ठीक है, लेकिन कई बार क्या होता है, इस तरीके के क्वेश्चंस आ जाते हैं। एक बार इसको देखेंगे। ये दोनों ही 2 नंबर पर रखे हमने, दोनों ही क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन आपके सामने, ही इज द ओनली वन ऑफ माई फ्रेंड्स। अब देखो सिर्फ वन ऑफ नहीं है, यहां पे ओनली वन है। अगर हमने ओनली लगा रखा है, इसका मतलब है एक बार ना सेंटेंस को पढ़ के समझने का प्रयास करना, एक बार इस वाले को और इस वाले को कंपेयर करना मीनिंग वाइज। यहां पे लिखा हुआ है ही इज द ओनली वन ऑफ माई फ्रेंड्स, वह मेरे दोस्तों में से अकेला ऐसा है, कैसा? हु हैव हेल्प्ड मी एवर सिंस आई गॉट इनटू फाइनेंशियल डिफिकल्टीज, जब से मेरे पास फाइनेंशियल डिफिकल्टीज हुई हैं सिर्फ वही ऐसा है जिसने मदद करी है। यानी कि कितने ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने ये काम किया है? आप कहोगे ही इज द ओनली वन ऑफ, यानी कि ऐसा है, एकमात्र ही है। तो यानी कि ये काम करने वाले, तो ये हु जिसके लिए आया है वो कितने लोग हैं? आप कहोगे सर एकमात्र है। तो ऐसे केस में इसको रट्टा मारने के लिए सिंपल ये है कि अगर सामने ओनली वन आ रखा हो तो आपका यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन के बाद वर्ब कैसी आती है? तो सिंगुलर आती है, तो आप हैज लिख दोगे। बाकी समझने की बात है तो देखो इन दोनों में डिफरेंस समझो। यहाँ कह रहे हैं ही इज वन ऑफ माई फ्रेंड्स, वह मेरे दोस्तों में से एक है। कौन से दोस्तों में से एक है? वो दोस्त जिन्होंने मेरी मदद की है इन टाइम्स ऑफ नीड, जरूरत के समय में जिन लोगों ने मेरी मदद करी है वह उनमें से एक है। यानी कि मदद करने वाले बहुत हैं और उनमें से वो एक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, मदद करने वाला ही वह अकेला है। अगर अकेला है तो जो मदद करने वाले वो एक है, यानी कि हैज आ जाएगा। यहाँ पे क्योंकि मदद कई लोगों ने करी है तो हैज की जगह पे क्या आ जाएगा? आपका हैव आ जाएगा। तो ये एक बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन बनता है, तो इस बात को ध्यान रखेंगे। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला आपका क्वेश्चन है लोधी कॉलोनी इन दिल्ली। तो यहाँ से ना एक चीज और समझना भाई, जो बच्चों रट्टा मार के बैठते हैं ना, इसके जस्ट पहले वाला नाउन ही आपका एंटीसीडेंट बनेगा, वैसा नहीं है। रिलेटिव प्रोनाउन के जस्ट पहले वाला जो नाउन है वो भी आपका एंटीसीडेंट हो सकता है, और जो ऐसा नाउन है जो रिलेटिव प्रोनाउन से काफी पहले आया है वो भी आपका एंटीसीडेंट बन सकता है। तो ऊपर वाले में आपका वन बनाए, लेकिन नीचे वाले में फ्रेंड्स बनाए। यानी कि हमें भाव के अनुसार ये डिसाइड करना है कि एंटीसीडेंट क्या बनेगा। एक बार यहाँ देखेंगे, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। लोधी कॉलोनी इन दिल्ली इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम अदर प्लेसेस इन द सिटी दैट इज क्राउडेड एंड नॉइजी। जैसे ही देखेंगे तो लोधी कॉलोनी आपका सब्जेक्ट है, इन आपका प्रेपोजिशन है जिसका ऑब्जेक्ट है दिल्ली, इज आपकी वर्ब है। क्या है? डिफरेंट है। डिफरेंट के साथ में फ्रॉम आता है, तो फ्रॉम प्रेपोजिशन है। कितना डिफरेंट है? तो वेरी आपका एडवर्ब आ जाएगा। किससे डिफरेंट है? तो अदर प्लेसेस, दूसरे स्थान से। दूसरे स्थान कौन से? इन द सिटी, जो कि शहर में है। जो कि कैसे हैं? तो दैट इज क्राउडेड एंड नॉइजी। अगर आप रट्टा मार के आए हुए हैं तो इस क्वेश्चन को क्या सोचते हैं कि दैट के साथ सिटी आ गया, तो ये तो सही है। लेकिन अगर आपने कॉन्सेप्ट समझा है, अल्टीमेटली हमें ये देखना है कि ये जो रिलेटिव प्रोनाउन हमने लिखा है, ये जो रिलेटिव क्लॉज हमने लिखी है, ये हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? कौन क्राउडेड और नॉइजी है? क्या हम ये कहना चाह रहे हैं द सिटी दैट इज क्राउडेड एंड नॉइजी, या हम ये कहना चाह रहे हैं कि अदर प्लेसेस जो कि क्राउडेड हैं और नॉइजी हैं?
क्या हम पूरे सिटी को नोइजी बता रहे हैं या फिर अदर प्लेसेस को नोइजी बता रहे हैं और लोधी कॉलोनी को अलग बता रहे हैं? आप कहोगे लोधी कॉलोनी अलग है और बाकी प्लेसेस अलग है, और बाकी प्लेसेस कैसे? नोइजी हैं, क्राउडेड है। इसका मतलब है कि ये वाली जो बात कही गई है ना, वो अदर प्लेसेस के लिए कही है। अदर प्लेसेस कैसा है? प्लूरल है। अगर प्लूरल है तो दैट इज नहीं, दैट आर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में आए हुए हैं, तो ये समझना बहुत जरूरी है। कौन से वाले पार्ट में एरर हो जाएगा? डी पार्ट में। नेक्स्ट देखेंगे अगला आपका क्वेश्चन। द रिवर यमुना हैज मेनी नॉन नेटिव स्पीसीज लाइक गोल्डफिश दैट इज अफेक्टिंग इट्स इकोसिस्टम। द रिवर यमुना आपका क्या है? सब्जेक्ट है। हैज आपकी क्या है? वर्ब है। इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा मेनी नॉन नेटिव स्पीसीज। स्पीसीज ऐसा ना होना जो सिंगुलर प्लूरल दोनों में सेम रहता है। यहाँ पे मेनी है, इसका मतलब है कि अपने आप में क्या है? प्लूरल है। सही बात है मेरे भाई, मेनी से इतना समझ ही जाओगे। लाइक आपका क्या होता है? प्रेपोजिशन, जिसका ऑब्जेक्ट है गोल्ड फिश। दैट आपका क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन, आगे इज आ रखा है। अगर देखो मैं गोल्ड फिश को मान लूँ तो गोल्ड फिश को देख के तो एक बार को, वैसे गोल्ड फिश भी प्लूरल हो सकता है, ऐसा नहीं है कि गोल्ड फिश सिंगुलर ही है, लेकिन गोल्ड फिश तो एक मछली का नाम है। तुम एक पर्टिकुलर, एक प्रॉपर नाउन मान के चल रहे हो, इसको सिंगुलर मानेंगे हम। अगर हम इसको गोल्ड फिश को सिंगुलर मानेंगे तो हमें तो ये लगना चाहिए कि सर यहाँ पे तो वर्ब आपकी सिंगुलर आनी चाहिए, दैट इज। लेकिन मैं आपसे फिर क्या कह रहा हूँ, अगर हमने सिंगुलर मतलब अगर हमने इस वाली क्लॉज की बात करनी है, दैट इज अफेक्टिंग इट्स इकोसिस्टम, तो यमुना के इकोसिस्टम को क्या सिर्फ गोल्ड फिश अफेक्ट कर रही है या फिर जितनी नॉन नेटिव स्पीसीज हैं सारी की सारी कर रही हैं? क्या अकेली गोल्ड फिश करती है या बाकी भी कर रहे हैं? तो आपका आंसर होगा कि ये नॉन नेटिव स्पीसीज जो हैं वो सब यमुना के इकोसिस्टम को अफेक्ट करते हैं, सब करते हैं। तो एंटीसीडेंट क्या बनेगा? ये स्पीसीज बनेगा। अगर ये इसका एंटीसीडेंट है तो दैट इज नहीं, दैट आर आपका करेक्ट आंसर बनेगा मेरे भाई। इसका मतलब है ये वाले पार्ट में एरर है। तो ये बात समझने की जरूरत पड़ती है। तो पहला आपका यही क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन आपका है, मतलब क्वेश्चन नंबर 5 आपका है। तो आई गेस 4 ही हो गए, तीसरा लोधी कॉलोनी वाला था। 5 नंबर क्वेश्चन है आपका, हु डू यू विश टू सी। अब देखो ये CDS का क्वेश्चन है 2023 का। हु आपका सब मतलब सेंटेंस की शुरुआत में आया, WH वर्ड है, ठीक है। अब क्योंकि हु WH वर्ड होने के साथ साथ सब्जेक्ट भी होता है। आगे डू आपकी हेल्पिंग वर्ब है, यू आपका, अब आप कहोगे सर ये विश आपकी मेन वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में आपका क्या आता है? सब्जेक्ट आता है। अगर यू भी सब्जेक्ट है और हु भी सब्जेक्ट है और वर्ब एक ही है, क्योंकि टू सी आपका क्या है? आप कहोगे सर इन्फिनिटिव है, नॉन फाइनाइट वर्ब है, इसका मतलब है गड़बड़ है भाई। एक वर्ब के लिए 2 सब्जेक्ट तो नहीं आएंगे। हमें क्या चाहिए? विश का ऑब्जेक्ट चाहिए। अगर ऑब्जेक्ट चाहिए तो ये जो WH वर्ड है ना, वो हु नहीं, क्या चाहिए हमें? होम चाहिए। तो होम आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा हु की जगह पे, ए पार्ट में रहेगा। होम डू यू विश टू सी। जब भी आपको ये देखना है कि हमें होम की जरूरत है या हु की, तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को मैच करना पड़ेगा। नेक्स्ट देखेंगे, समबडी आपका क्या है? सेंटेंस के शुरुआत में नाउन या प्रोनाउन आता है तो सब्जेक्ट होता है। हु भी आपका सब्जेक्ट होता है बेटा। आई भी सब्जेक्ट है, 3 सब्जेक्ट आ गए। आई के लिए वर्ब आ गई एंजॉय। एंजॉय व्हाट? एंजॉय रीडिंग, तो रीडिंग आपका क्या बना? ऑब्जेक्ट बना। इज आपकी क्या है? वर्ब है। और टैगोर उसका क्या है? आपको कॉम्प्लीमेंट है। इसका मतलब है कि हमें जो समबडी इज टैगोर, यही तो कहना चाह रहे हैं। तो इसका मतलब है कि ये तो ठीक था। अल्टीमेटली हमारा गलत क्या हुआ? अल्टीमेटली हमारा गलत क्या हुआ कि हमें somebody whom I enjoy reading, जिसको पढ़ना, यानी कि ये जो हु है ना, ये कुछ कर नहीं रहा है। ये जो हु है ये कुछ कर नहीं रहा है, इसके साथ तो कुछ किया जा रहा है। तो हमें यहाँ पे whom का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत है, ना कि सब्जेक्ट की। वैसे भी आप सिंपल ऐसे भी देख सकते हैं कि इंजॉय वर्ब के लिए आई सब्जेक्ट हो गया, इज वर्ब के लिए somebody सब्जेक्ट हो गया, तो और सब्जेक्ट हमें नहीं चाहिए। इतने सब्जेक्ट हमारे लिए काफ़ी हैं। नेक्स्ट देखेंगे, अगला आपका क्वेश्चन है, पुट यू इन माई पोजिशन एंड यू वुड रियलाइज द प्रॉब्लम्स फेस्ड इन माई प्रोफेशन। जैसे ही देखेंगे ना, पुट सेंटेंस की शुरुआत में एक V1 आ गई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जब सेंटेंस के शुरुआत में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो ये आपके इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंसेस में यू जो होता है, यू आपका अनरिटन सब्जेक्ट होता है, ठीक है। यानी कि लिखा नहीं जाता है, लेकिन होता सब्जेक्ट आपका यू है। और हम ये जानते हैं कि अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम व्यक्ति या सेम वस्तु हो जाएं, तो ऐसे केस में ऑब्जेक्ट के स्थान पर आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है। तो हम ये मानते हैं कि अगर पुट वर्ब है तो सब्जेक्ट यू रहा होगा और ऑब्जेक्ट भी क्या है? यू है। तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट अगर समान हो गए तो यहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज होगा, तो यू की जगह पे योरसेल्फ आ जाएगा। कई बार हम इस तरीके से बोल देते हैं पुट यू, या कई बार हम ऐसे भी बोल देते हैं कि पुट माई सेल्फ। तो पुट माई सेल्फ भी नहीं बोल सकते, क्यों? क्योंकि पुट अगर वर्ब है, शुरुआत वर्ब से करी है, इसका मतलब है कि यू सब्जेक्ट रहा होगा।
तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में माई सेल्फ नहीं आएगा, तो पुट मी आएगा फिर वहां पर, फिर माई सेल्फ नहीं आएगा। कई बार हम ऐसे करके बोल देते हैं लुक एट माई सेल्फ। लुक एट माई सेल्फ कहना गलत है। क्यों? लुक अगर आपकी वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट आपका ऑटोमेटिकली यू है। अगर यू आपका सब्जेक्ट है तो ऐसे केस में आप कभी भी माई सेल्फ नहीं यूज कर पाएंगे, क्योंकि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन तभी लगाते हैं जो सब्जेक्ट है वैसा ही रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है। आप कभी ऐसे भी नहीं कह सकते लुक एट यू, गलत है, लुक एट योर सेल्फ। ठीक है, तो ये आपका इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। सो पुट योर सेल्फ आपका आगे प्रपोजिशन है, इन माई पोजिशन उसका ऑब्जेक्ट है, एंड आपका कंजंक्शन है, यू सब्जेक्ट है, वुड आपकी हेल्पिंग वर्ब है, रियलाइज आपका मेन वर्ब है, वुड आपका मॉडल है, मॉडल के बाद वी बना रखी है, यू वुड रियलाइज व्हाट द प्रॉब्लम्स, कौन से प्रॉब्लम्स विच आर फेस्ड, या फिर उसी को रिड्यूस करके एक आपकी, देखो पूरी की पूरी रिलेटिव क्लॉज को रिड्यूस करके हम पार्टिसिपल लिख सकते हैं, खास करके अगर आपकी रिलेटिव क्लॉज जनरल है। सिंगल टाइम एक्शन को सामान्यतः हम रिड्यूस नहीं करते हैं, जो एक जनरल एक्शन होते हैं ना, रिपीटेड एक्शन कह सकते हैं, या जो स्टेट्स होती हैं, जो फैक्ट्स होते हैं, तो अगर रिलेटिव प्रोनाउन मतलब रिलेटिव क्लॉज के अंदर कोई स्टेट है, कोई फैक्ट है, कोई जनरलाइज्ड एक्शन है, तो उसको रिड्यूस करके हम पार्टिसिपल में लिख सकते हैं। वो हमने यहाँ पे लिख रखा है। तो प्रॉब्लम्स फेस्ड किस में? तो इन माई प्रोफेशन, इन प्रपोजिशन उसका ऑब्जेक्ट है मेरा प्रोफेशन। कहा गया कि अपने आप को मेरी पोजीशन में रख के देखो, तब तुम रियलाइज करोगे कि मेरे प्रोफेशन में कितनी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। ठीक है, तो आप पाओगे कौन से पार्ट में एरर है? ए पार्ट में आपका एरर है। सीडीएस का क्वेश्चन है अगेन। नेक्स्ट देखेंगे, अगला आपका क्वेश्चन है, ये सेल्फ डिजाइंड क्वेश्चन है, हालांकि सीजीएल 2021 में इस कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो देख लेंगे एक बार। दे आपका सब्जेक्ट है और इसके बाद ईच आ गया। अच्छा, एक चीज ध्यान देना, आप ईच हो गया, मैंने वैसे डिटर्मिनर में आपको बताया होगा, ऑल हो गया और आपका बोथ हो गया। ये तीन ऐसे डिटर्मिनर होते हैं जिनको हम किसी प्रोनाउन के बाद में इमीडिएटली यूज कर सकते हैं। तो किसी भी प्रोनाउन के बारे में बाद में हम इनको यूज कर सकते हैं। और ध्यान देंगे, ऐसे केस में जो प्रोनाउन होता है वो सामान्यतः क्या होता है? प्लूरल होता है। तो किसी प्लूरल प्रोनाउन के बाद में हम ईच का और ऑल का और बोथ का प्रयोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो हमने दे आपका प्रोनाउन लिखा, उसके बाद में हमने ईच लगाया। ठीक है, लिसन आपका मेन वर्ब है, V1 है। ठीक है, क्योंकि दे सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो प्लूरल वर्ब आएगी। ध्यान देंगे, ईच बेसिक सिंगुलर वर्ब लेता है, लेकिन इस वाले केस में ईच के साथ प्लूरल चलता है सब कुछ। दे ईच लिसन, वे एक दूसरे की सुनते हैं। हाउ, कैसे सुनते हैं? तो केयरफुली आपका एडवर्ब आ गया, एडवर्ब ऑफ मैनर आ गया, है ना। किसको सुनते हैं? तो लिसन के साथ में फिक्स्ड प्रीपोजिशन होता है टू किसको? ईच। मैं थोड़ा सा करेक्शन करूंगा, मैंने खुद ही सेंटेंस लिखा था तो एक वर्ड में लिखना है, इसमें छूट गया। टू व्हाट ईच अदर सेज। अब देखो, आपको जो कॉन्सेप्ट है ना वो ये समझना है, ये जो ईच अदर होता है इसको बोलते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन। और रेसिप्रोकल प्रोनाउन कैन ओनली बी एन ऑब्जेक्ट, वो सिर्फ ऑब्जेक्ट बन सकता है। और रेसिप्रोकल प्रोनाउन कैन नेवर बी द सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, ये कभी भी किसी वर्ब का सब्जेक्ट नहीं हो सकता है। सिमिलर इज द केस विद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो या रेसिप्रोकल प्रोनाउन हो, इनको कभी भी हम सब्जेक्ट के तरीके से यूज नहीं करते हैं। अगर इनको सब्जेक्ट बना ही नहीं सकते हैं सर, तो इसका मतलब है यहाँ पे एक बार देखना, तेज आपकी वर्ब है और सब्जेक्ट क्या है? ईच अदर। ईच अदर जो एक दूसरा कहता है वो उसको बड़े ध्यान से सुनते हैं। तो सेज वर्ब है, देखो व्हाट आपका कंजंक्शन का काम कर रहा है। ये पूरी जो टू प्रीपोजिशन है उसका ऑब्जेक्ट ये क्लॉज है। समटाइम्स क्या होता है, नाउन क्लॉजेज ऑब्जेक्ट के रूप में आ जाती है प्रीपोजिशन के, लेकिन ऐसी नाउन क्लॉजेज जिसमें दैट कंजंक्शन ना होकर कोई और कंजंक्शन हो। ठीक है, तो यहाँ पे व्हाट आपका कंजंक्शन का काम करेगा, ईच अदर आपका सब्जेक्ट है और सेज आपकी वर्ब है। लेकिन हमने क्या कहा, ईच अदर या वन अनदर कभी भी सब्जेक्ट नहीं बन सकते हैं, कोई भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सब्जेक्ट नहीं बन सकता है। ईच अदर को या तो हम पजेसिव केस में यूज कर लेते हैं, ईच अदर्स क्लॉथ्स, एक दूसरे के कपड़े, ईच अदर्स वॉच, एक दूसरे की घड़ियां, वॉचेस, है ना, इस तरीके से। तो या फिर ईच अदर आपका ऑब्जेक्ट बनता है, सामान्यतः दो ही जगह पाता है, या तो पजेसिव केस में या फिर ऑब्जेक्ट के रूप में। यहाँ पे ईच अदर को सब्जेक्ट नहीं बना सकते, फिर क्या बनाएंगे सर? इसकी जगह पे हम चाहे ना तो द अदर को सब्जेक्ट बना दीजिए, तो व्हाट द अदर सेज। सो दे ईच लिसन केयरफुली टू व्हाट द अदर सेज। ठीक है, एज, और ऐसा क्यों करते हैं? एज यानी क्योंकि दे लव ईच अदर अ लॉट। लव आपकी वर्ब है, इसका ऑब्जेक्ट है ईच अदर, क्योंकि वो एक दूसरे को पसंद करते हैं। तो ध्यान देंगे, ईच अदर कैन नेवर बी द सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब। ठीक है, किसी भी वर्ब का सब्जेक्ट नहीं बन सकता है। तो कौन से वाले पार्ट में एरर हो जाएगा? बी वाले पार्ट में, है ना भाई। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका, आरसेल्व्स शुड नॉट बोस्ट ऑफ वंस नॉलेज। बताएंगे फटाफट से एक बार, इंस्टेंटली आप कमेंट करेंगे क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बस ऑप्शंस को थोड़ा सा मॉडिफाई करा है। ऑप्शंस को क्या, ये एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन था, इंप्रूवमेंट का बनाया हमने।
देखो आप में से बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, आर सेल्स, सर ये तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, शुड आपकी हेल्पिंग वर्ब है, ये तो सब्जेक्ट बन नहीं सकता, अगर सब्जेक्ट बन नहीं सकता तो वी करेक्ट आंसर है, आप लगा के चले आओगे और मार्क्स कट जाएंगे। देखो ये चीज़ें मैं समझाना चाहता हूँ, मैंने इसीलिए इसको इंप्रूवमेंट का बनाया। आप पूरे सेंटेंस को पढ़ो, ये सब्जेक्ट आएगा, शुड हेल्पिंग वर्ब है, नॉट आपका एडवर्ब ऑफ नेगेशन है, बोस्ट आपका मेन वर्ब है, इसके बाद में बोस्ट के साथ ऑफ फिक्स्ड प्रीपोजिशन होती है। किसका बोस्ट ऑफ नहीं करना चाहिए, बोस्ट ऑफ का मतलब होता है सेक ही मारना, वंस नॉलेज। अब वंस जैसे ही है भाई, जो पॉजेसिव केस है वही तो सब्जेक्ट होगा, तो सब्जेक्ट आपका क्या होना चाहिए, वन आपका सब्जेक्ट होना चाहिए, ना कि वी। हमें आदत क्या है कि आर सेल्स को देखते ही वी लगा देंगे, ये नहीं करना है। कितने बच्चे ऐसे हैं कि जिनको देखते ही उनसे ये गलती हुई, एक बार कमेंट करके बताओ कि सर हमसे ये गलती हुई। कोई बात नहीं है, अपने आप की गलती को एक्सेप्ट करना ना सफलता की तरफ एक कदम होता है, ठीक है। तो कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने एक्चुअल में ध्यान दिया, और कितने ऐसे जिनसे ये गलती हो जाती, बताएंगे फटाफट से। आगे, सी अवेल्ड ऑफ द बिग डिस्काउंट एट द सेल, ये सीपीओ का ही क्वेश्चन है अगेन। भाई देखो सी सब्जेक्ट है, अवेल आपकी वर्ब है, अवेल एक ऐसी वर्ब है इसके साथ हमेशा और हमेशा में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन चाहिए। यहाँ पे रिफ्लेक्सिव है नहीं है, यहाँ पे है नहीं है, यहाँ पे है बिल्कुल सही है। सो अवेल somebody, मतलब अवेल योरसेल्फ ऑफ समथिंग, ठीक है। सो अवेल योरसेल्फ ऑफ समथिंग होता है ये स्ट्रक्चर, यानी कि किसी चीज का फायदा उठाना। इसका मतलब पता है क्या बनेगा, सी अवेल्ड हरसेल्फ ऑफ द बिग डिस्काउंट एट द सेल, उसने बिग जो सेल थी उसमें जो बड़े बड़े डिस्काउंट्स थे उसका फायदा उठाया। आगे, ही टुक हिज यंगर सिस्टर विथ हिमसेल्फ। भाई जैसे देखेंगे सीडीएस का क्वेश्चन है, ही सब्जेक्ट है, टेक आपकी वर्ब है, टुक V2 है, V2 यानी कि हम पास्ट की बात कर रहे हैं। किसको लेके गया, हिज यंगर सिस्टर, तो सिस्टर आपका नाउन आ गया, यंगर एडजेक्टिव आ गया, हिज आपका पॉजेसिव केस है, ही के हिसाब से हिज पॉजेसिव केस एकदम सही है, ठीक है। किसके साथ, तो विथ प्रीपोजिशन है, और उसके आगे हिमसेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। अब कायदे से हिम आना चाहिए था, क्योंकि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट आपका सेम है, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आ जाएगा। अब यहीं पे आपका एक केस आता है, एसएससी में इस कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन नहीं आया, बट सीडीएस में पूछा गया, तो हो सकता है कल को एसएससी में पूछ लिया जाए। जब भी हम किसी प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं, तो सामान्यतः अगर वो ऑब्जेक्ट वही है जो सब्जेक्ट है, तो ऐसे केस में प्रीपोजिशन के बाद में भी ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं आता। जैसे मैंने अगर ये लिखा कि आई एम नॉट हैप्पी विथ मी, आप कहोगे सर सब्जेक्ट भी आप हो, सर ऑब्जेक्ट भी आप हो, तो मी नहीं, हमें क्या लिखना चाहिए, माई सेल्फ। लेकिन मेरे भाई अगर प्रीपोजिशन ऐसी है जो प्लेस बता रही है किसी चीज का, या फिर किसी चीज का पजेशन दिखा रही है, यानी कोई आपके साथ में है, आपके पास में है, या कोई चीज आप रखते हैं, यानी कि पजेशन की बात हो या किसी चीज के प्लेस की बात हो, तो ऐसे केस में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस का प्रयोग नहीं करते हैं। अगर प्रीपोजिशन कोई पजेशन या फिर कोई आपका पोजीशन, पजेशन और पोजीशन दोनों शब्द याद रख लेना, यानी कि स्थान, ऐसे चीजों को दिखाए तो रिफ्लेक्सिव नहीं नॉर्मल प्रोनाउन आता है, इसीलिए हिमसेल्फ की जगह पे हिम आएगा। सीडीएस में पूछा गया एक बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगला, आई फाइंड दैट आई गेट माई सेल्फ टायर्ड वेरी इजीली दीज डेज। आई सब्जेक्ट है, फाइंड आपकी वर्ब है, दैट आपका कंजंक्शन आ गया। क्या है, आई सब्जेक्ट है, गेट आपकी वर्ब है, टायर्ड आपका एडजेक्टिव है। जब हम एडजेक्टिव्स लिखते हैं इसका मतलब है कि ये आपकी कैसी वर्ब है, आप कहोगे सर लिंकिंग वर्ब है। भाई टायर्ड कौन है, मैं, तो इसका मतलब है वर्ब कैसी, लिंकिंग है। क्या कभी भी लिंकिंग वर्ब के साथ में आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगा सकते हो, नेवर एवर। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस का प्रयोग हम ट्रांजिटिव वर्ब्स के साथ करते हैं, ना कि लिंकिंग। तो लिंकिंग वर्ब के साथ नहीं आ सकता, वेरी इजीली उसके लिए आगे एडवर्ब आएगा। दीज डेज आपका एडवर्ब ऑफ टाइम बता रहा है, ठीक है, आजकल। आगे देखेंगे, अगला आपका क्वेश्चन है, आफ्टर अ लॉन्ग एंड फनफुल्ड डे द चिल्ड्रन स्लेप्ट देमसेल्व्स पीसफुली। आफ्टर आपका प्रपोजिशन है जिसका ऑब्जेक्ट है अ लॉन्ग एंड फनफिल्ड डे, द चिल्ड्रन सब्जेक्ट है, स्लेप्ट आपकी वर्ब है, देमसेल्व्स आपका ऑब्जेक्ट लगा रखा है। क्या स्लीप वर्ब ऑब्जेक्ट लेती है? क्या हम ये कहते हैं स्लीप हूं? नहीं, स्लीप तो सोना एक स्टेट है। आई स्लेप्ट, मैं सो गया, चिल्ड्रन स्लेप्ट, बच्चे सो गए। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन डजंट मेक एनी सेंस, तो इसका मतलब है यहाँ पे देमसेल्व्स नहीं आना चाहिए, बी ऑप्शन आपका एरर वाला पार्ट हो जाएगा। पीसफुली आपका यानी कि शांति से एक एडवर्ब है। आगे देखेंगे, ही हैज लॉस्ट ऑल व्हाट आई गेव हिम। ही सब्जेक्ट है, हैज आपकी वर्ब है, लॉस्ट आपका, हैज हेल्पिंग वर्ब है, लॉस्ट मेन वर्ब है, इसका ऑब्जेक्ट है ऑल, ऑल आपका प्रोनाउन है, ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट है इसका मतलब है कि ये आपका एंटीसीडेंट बन सकता है, ध्यान देंगे। अगर एंटीसीडेंट आता है तो दैट आता है, अगर एंटीसीडेंट नहीं आए तो व्हाट आता है। तो यहाँ पे तो एंटीसीडेंट अवेलेबल है, एंटीसीडेंट अवेलेबल है तो दैट आएगा।
ऑल आ जाए, एवरीथिंग आ जाए, द थिंग आ जाए तो दैट आता है। अगर ये सब ना हो तो वॉट आता है। या तो ऐसे लिखिए ही हैज़ लॉस्ट वॉट आई गिव हिम, या लिखिए ही हैज़ लॉस्ट ऑल दैट आई गिव हिम। तो ऑल दैट जो हम लिख रहे हैं उसका ही मतलब वॉट होता है। तो या तो अकेला वॉट आता, अगर ऑल आ रखा है तो दैट आएगा। ठीक है, कौन से वाले पार्ट में एरर है सर? ये वाले पार्ट में। टीडीएस का क्वेश्चन था। नो मैटर वॉट दैट द मदर डिड। अब देखो नो मैटर वॉट दैट, अब दैट और वॉट एक साथ नहीं आएंगे, यहाँ पे कोई एंटीसीडेंट नहीं है तो वॉट आ जाएगा। नो मैटर वॉट द मदर डिड, फर्क ही नहीं पड़ता कि माँ ने क्या किया। द बेबी डिड नॉट स्टॉप क्राइंग, बच्चे ने मतलब क्राई करना बंद नहीं किया। आगे देखेंगे अगला आपका द प्रेजेंट वॉट आई बाई। अब जैसे देखा ना, द प्रेजेंट तो आपका क्या नाउन है, नाउन है तो इसके साथ में वॉट का नहीं दैट का प्रयोग होगा, क्योंकि एंटीसीडेंट अवेलेबल है। एंटीसीडेंट है तो दैट आता है, अगर एंटीसीडेंट नहीं है तो वॉट आता है। सो द प्रेजेंट दैट आई बाई नहीं होना चाहिए, वैसे पास्ट की बात है तो आई बॉट होना चाहिए, है ना। दैट आई बॉट फॉर यू यस्टरडे, तो कौन से वाले पार्ट में एरर है? आप कहोगे सर इस वाले में। ठीक है, वॉज वेरी एक्सपेंसिव। आगे देखेंगे माइन ग्रैंड मदर नीड। अब देखो माई तब आता है जब नाउन साथ हो, और माइन तब आता है जब नाउन साथ ना हो। पजेसिव प्रोनाउंस तब लिखे जाते हैं जब नाउन की जगह पे लिखना हो, और पजेसिव एडजेक्टिव कहो या पजेसिव डिटर्मिनर तब लिखे जाते हैं जब नाउन के साथ लिखना हो। यहाँ पे तो ग्रैंड मदर नाउन लिखा हुआ है तो साथ में लिखना है, तो माइन नहीं माई लिखेंगे, माई ग्रैंड मदर। अब नीड नहीं लिखेंगे, हमें क्या लिखना चाहिए? नीड्स लिखना चाहिए अगर प्रेजेंट है, और अगर हम पास्ट में होते तो नीडेड लिखते। यहाँ पे माइन है, गलत हो जाएगा, माइन है, गलत हो जाएगा। सी ऑप्शन। नेक्स्ट, सी मैट माई कजन हुज सी लेटर मैरिड। सी सब्जेक्ट है, मैट आपकी वर्ब है, सी मैट हुम माई कजन। अब क्योंकि कॉमा किस लिए लगा रखा है? क्योंकि नॉन डिफाइनिंग क्लोज, हम ये थोड़ी बताएंगे कौन सा कजन, मेरा कजन तो हमें पता ही है कौन सा, तो उसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देनी है। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देनी है, इसका मतलब है कि हमने नॉन डिफाइनिंग क्लॉज लिखी। अब देखो ये जो हुज है ना, ये तो पजेसिव केस है कि नहीं मेरे भाई? अगर सर हुज पजेसिव केस है तो पजेसिव केस कहाँ लिखते हैं? नाउन के साथ। यहाँ पे तो नाउन ही नहीं एग्जिस्ट करता है। सी हुज सी थोड़ी लिखेंगे, इसका मतलब या तो हुम आएगा या हु आएगा। एक बार देख लेते हैं क्या आएगा। सी सब्जेक्ट है, इसका मतलब है ऑब्जेक्ट आएगा, हुम आएगा। तो सी लेटर आपका एडवर्ब है, मैरिड आपकी वर्ब है। ठीक है, ऑब्जेक्ट की जरूरत है, मैरी वर्ब का ऑब्जेक्ट चाहिए। कौन से वाले पार्ट में? अच्छा, इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन है तो हुम वाला ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन एक बार खुद से करो ट्राई फटाफट से। देखो देयर विल बी, तो सबसे पहले एक तो ये वाला देयर होता है मेरे भाई, और एक ये वाला देयर होता है। ये वाला देयर तो पजेसिव केस है, ये सब्जेक्ट तो बन नहीं सकता है। ये वाला देयर जो होता है वो इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होता है, तो हमें वही चाहिए। जो झांकियां हैं ना, तो देयर विल बी 23 ट्यूबलाइट्स, 23 झांकियां होंगी टोटल जो निकलती हैं सामने से। ठीक है, इन द रिपब्लिक डे परेड। ठीक है, तो देयर ये वाला आएगा, ना कि THEIR वाला, क्योंकि THEIR वाला पजेसिव केस होता है, नाउन के पहले आता है। ठीक है, आगे द बुक्स दोज आई गेव यू। अब देखो लगेगा बुक्स प्लूरल है तो उसके साथ दोज सही है, लेकिन क्या दोज आपका रिलेटिव प्रोनाउन होता है? बिल्कुल भी नहीं। तो द बुक्स आपका क्या बना? सब्जेक्ट बन गया भाई, सही है, कोई डाउट इस बात में? बिल्कुल भी नहीं। द बुक्स अगर आपका सब्जेक्ट है तो आपको आगे देखो आई सब्जेक्ट है, गेव वर्ब है, यू आपका ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन चाहिए ना। अब दोज तो रिलेटिव प्रोनाउन होता ही नहीं है। आपके रिलेटिव प्रोनाउन कौन से होते हैं? या तो विच होता है, या हुम होता है, या हु होता है, और दैट होता है। तो ऐसे केस में आपका दोज नहीं, क्या आना चाहिए आपको? सर रिलेटिव प्रोनाउन चाहिए, दैट आना चाहिए। यहाँ पे भी दैट है, यहाँ पे विच है, यहाँ पे दैट है। तो बुक्स के लिए तो दैट भी आ सकता है, विच भी आ सकता है, देख लेते हैं। सेंटेंस आपका कहाँ पे है? तो प्लीज डोंट मिसप्लेस देम और लेंड देम टू समवन। ठीक है, अब देखो बुक्स दी कब होंगी? पास्ट में। दोज आई गिव यू, मतलब दैट आई गिव यू, तो ये आ जाएगा ना कि मैं देता हूं। क्या हमेशा देता हूं? क्या रेगुलर एक्शन हो सकता है? नहीं, सिंगल टाइम वन एक्शन होते हैं ये। तो इसका आई के साथ गिव्स तो वैसे ही नहीं आ सकता है। गेव टू यू या गेव यू, अगर हमें ये देखना है तो देखो वैसे तो गेव के साथ टू लगाने का सेंस ही नहीं बनता है। दूसरा, वैसे भी बुक्स के लिए जो वर्ब आएगी वो आर आएगी, ना कि इज। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? पहला वाला। तो माइन आपका आना चाहिए, ये भी ध्यान रखेंगे, लास्ट में माई नहीं आएगा। ठीक है, तो कई सारे पॉइंट से देख सकते हैं, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं भाई अगला क्वेश्चन। द टीचर सेड दैट ऑल दैट स्टूडेंट्स हु डिड नॉट कंप्लीट द टास्क इन द गिवन टाइम
शुड अटेम्प्ट इट अगेन। जैसे ही देखोगे ना मेरे भाई, सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है आपका, द टीचर, ठीक है, सब्जेक्ट हो गया आपका द टीचर, इसके बाद में सैड आपकी वर्ब है, दैट आपका कंजंक्शन है, और क्या कहा, ऑल दैट स्टूडेंट्स। अब देखो स्टूडेंट्स आपका कैसा नाउन है, प्लूरल, प्लूरल नाउन के साथ में दैट का नहीं किसका प्रयोग करना चाहिए हमें, दोज का। ये इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन था कायदे से, तो यहीं पे दोज आ जाएगा, है ना, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, CHSL का क्वेश्चन है। हु आपका रिलेटिव प्रोनाउन है, डिड आपकी हेल्पिंग वर्ब है, नॉट एडवर्ब ऑफ नेगेशन है, कंप्लीट आपका मेन वर्ब है, जिसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा द टास्क इन द गिवन टाइम, इन प्रेपोजिशन उसका ऑब्जेक्ट द गिवन टाइम, शुड आपकी हेल्पिंग वर्ब, अटेम्प्ट आपकी मेन वर्ब, इट ऑब्जेक्ट और अगेन आपका एडवर्ब है। तो आप आसानी से कह सकते हैं ऑल दोज स्टूडेंट्स हु डिड नॉट कंप्लीट द टास्क इन गिवन टाइम, उनको दोबारा से इसको कंप्लीट करना चाहिए। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22 है, द मास्टर डिड नॉट नो हु ऑफ द सर्वेंट्स हैड ब्रोकन द ग्लास। ये MTS का क्वेश्चन है। अब आपको पता होना चाहिए ऑफ के पहले हमें ना तो हु यूज करना है, ऑफ के पहले हमें ना तो हु यूज करना है, ना आपका हुम यूज करना है, और ना ही हमें वॉट या फिर दैट यूज करना है। हमें ऑफ के पहले हमेशा और हमेशा विच का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। आप पाओगे द मास्टर सब्जेक्ट है, डिड हेल्पिंग वर्ब है, नॉट एडवर्ब ऑफ नेगेशन है, नो आपकी मेन वर्ब है, तो ऑब्जेक्ट हो जाएगा विच ऑफ द, चाहे व्यक्तियों के लिए हो चाहे वस्तुओं के लिए हो, विच ऑफ द सर्वेंट्स हैड हेल्पिंग वर्ब, ब्रोकन आपका मेन वर्ब, द ग्लास उसका ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो हमेशा और हमेशा विच आएगा, चाहे ह्यूमन के लिए हो चाहे आपका किसी के लिए। बी ऑप्शन में एरर है। नेक्स्ट देखेंगे अगला आपका क्वेश्चन, तो फैशन इज नॉट समथिंग दैट एग्जिस्ट्स इन ड्रेसेज ओनली। तो फैशन आपका क्या है, सब्जेक्ट है, इज आपकी क्या है, वर्ब है, नॉट समथिंग, फैशन कोई ऐसी चीज नहीं है, तो समथिंग के आगे आपका रिलेटिव प्रोनाउन आ जाएगा दैट, दैट आपका क्योंकि सब्जेक्ट है, समथिंग एंटीसीडेंट है, तो एग्जिस्ट्स आपका सही है। इन प्रेपोजिशन एग्जिस्ट इन सम फॉर्म होता है, तो इन प्रेपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट है, ड्रेसेज ओनली, यानी कि सब सही लग रहा है, सब सही लग रहा है, इसका मतलब है देखो पहला ऑप्शन विच एग्जिस्ट कर रखा है, गलत हो जाएगा। दैट एग्जिस्टिंग, डायरेक्ट ING नहीं आ सकता है, दैट एग्जिस्ट प्लूरल फॉर्म है, गलत हो जाएगा, इसका मतलब है नो इंप्रूवमेंट आपका करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे, द पेशेंट वेटेड इन ड्रीड फॉर द ट्रॉली, इट वुड टेकन हिम टू द ऑपरेशन थिएटर। देखो द पेशेंट आपका क्या है, सब्जेक्ट है, सही बात है मेरे भाई। वेटेड आपका क्या है, आपका हो गया सर वर्ब है, ठीक है। V2 है, V2 पास्ट की बात कर रहे हैं। इन ड्रीड यानी कि किस तरीके से उसने वेट किया, वेटेड इम्पेशेंटली, एक तरीके से बिल्कुल ऐसे, किस चीज का वेट कर रहा था, तो फॉर प्रपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट है द ट्रेली, द ट्रॉली, कौन सी ट्रॉली, तो मेरे भाई उसी ट्रॉली को जोड़ने के लिए। अब देखो अगर इट आपने सब्जेक्ट लगाया है तो इसका मतलब ये तो नॉर्मल प्रोनाउन है, एक पर्सनल प्रोनाउन है, ठीक है। पर्सनल प्रोनाउन है तो यहाँ पे बीच में कोई कंजंक्शन चाहिए, क्या कोई कंजंक्शन है, नहीं है। अगर कंजंक्शन नहीं है इसका मतलब है हमें इट का नहीं, यहाँ पे किसी रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करना चाहिए। यहाँ पे इट है, नहीं आएगा, यहाँ पे दैट है, यहाँ पे दैट है, वुड के बाद में टेकन है, नहीं आएगा, वुड के बाद टेक है, ये आ जाएगा। तो दैट वुड टेक हिम, और कहाँ लेके जाएगी, टू द ऑपरेशन थिएटर, तो उस ट्रॉली के लिए वेट कर रहा था जो उसको ऑपरेशन थिएटर में लेके जाती। नेक्स्ट देखेंगे अगला आपका क्वेश्चन। बाकी अगले क्वेश्चन पर बढ़ने से पहले आपको एक बार बता देता हूँ मेरे भाई, आपकी अपनी अभ्यास्त्र अवेलेबल है फ्लिपकार्ट पे, बहुत अच्छी, बहुत शानदार आपकी किताब है, जबरदस्त तरीके का कंटेंट आपको इसमें मिलता है, क्योंकि सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए आपको अगर एक्स्ट्रा प्रैक्टिस चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो ये किताब आपके पास जरूर होनी चाहिए। कहाँ पे मिलेगी आपको, तो फ्लिपकार्ट पे मिल जाएगी। जैसे ही आप फ्लिपकार्ट पे जाते हैं ना मेरे भाई, तो जब आप फ्लिपकार्ट पे जाओगे तो सर्च कर लेना सीधे अभ्यास्त्र बुक, बेस्ट सेलर बनी हुई है, आप अगर देखोगे तो बेस्ट सेलर है आपकी बुक, और जाके ये चेकआउट कर लेना, ठीक है। अगर आपको पॉकेट रॉकेट लेनी हो इस टाइम पे रिवीजन के लिए बेस्ट है, तो ये भी आपकी बेस्ट सेलर है, तो ये भी आपकी अवेलेबल है आपका फ्लिपकार्ट पे जाके। अगर वोकैब संजीवनी लेनी हो तो ये भी आपकी बेस्ट सेलर है, अगर रामबाण लेनी हो तो ये भी आपकी बेस्ट सेलर है, यानी कि सारी की सारी किताबें बेस्ट सेलर हैं, क्योंकि मैंने हमेशा से भाई ना क्वालिटी पे काम किया है, मैंने कंटेंट पे काम किया है, मेहनत करी है मैंने हमेशा से, तो ये सारी चीज़ें आपकी अवेलेबल हैं। और बाकी मेरे भाई आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 25वां क्वेश्चन है, अनईजी लाइज द हेड विच वियर्स द क्राउन। देखो सेंटेंस में ये जो अनईजी है ये एक एडजेक्टिव है। समटाइम्स क्या होता है, फोकस करने के लिए हम एडजेक्टिव से सेंटेंस की शुरुआत कर सकते हैं, एंड दैट्स क्वाइट नॉर्मल। मैंने ये कॉन्सेप्ट आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के जो क्वेश्चंस थे वहां पर डिस्कस भी करें, कि इस तरीके से आपका शुरुआत में ऐसा हो सकता है कि एडजेक्टिव पहले आ जाए और फिर बाद में आपका बेसिकली क्या आए, वर्ब आए और सब्जेक्ट आए। लाइज आपका क्या है, आप कहोगे सर ये तो वर्ब है, और कौन लाई करता है, तो द हेड यानी कि ये सर, ठीक है। तो क्योंकि द हेड आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब आ गई, कोई दिक्कत, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे आपकी रिलेटिव प्रोनाउन है विच, कौन सा हेड, विच वियर्स,
जो कि वियर करता है। क्या वियर करता है मेरे भाई? द क्राउन। क्राउन यानी कि जो राज मुकुट है उसको। अब देख के तो लगेगा सही है, लेकिन ना ये एक्चुअली क्या है, ये आपकी एक कहावत है, और उस कहावत में बेसिकली आपका दैट का यूज किया जाता है, ना कि विच का। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये शेक्सपियर की एक बुक से लिया गया है एज फार एज आई रिमेंबर। तो शेक्सपियर की बुक से एक कोट है, और कोटेशंस जो होती हैं वो जैसे हैं वैसे ही रखी जाती हैं, तो यहाँ पे दैट आ जाता है। ठीक है, सो दैट इज द करेक्ट आंसर। ये CGL 2016 के पेपर में पूछा गया था। ठीक है, आगे देखेंगे। टू ऑफ द बिगेस्ट कॉर्पोरेट फर्म्स इन द वर्ल्ड आर एप्पल एंड IBM, विच बोथ आर इन द कंप्यूटर बिजनेस। तो टू ऑफ द बिगेस्ट कॉर्पोरेट फर्म्स, तो जैसे वन ऑफ के साथ में प्लूरल नाउन आते हैं, वैसे ही इसके साथ में भी, इसके साथ में भी सुपरलेटिव, इसके साथ में भी आर्टिकल द। और कहाँ पे? तो इन प्रेपोजिशन है जिसका ऑब्जेक्ट है वर्ड। अब वन के साथ तो सिंगुलर वर्ब आती है, लेकिन टू के साथ कैसी आएगी? प्लूरल आएगी। आर कौन सी? एप्पल है और IBM है। अब यहाँ पे लिख रखा है विच बोथ आर, जिन में से दोनों ही। हमें कहना क्या चाहिए? बोथ ऑफ विच, जिन में से दोनों ही। तो हमें कौन सा लगाना चाहिए? बोथ ऑफ विच आर। विच आर बोथ नहीं लिखना चाहिए। ठीक है, तो हमें लिखना चाहिए बोथ ऑफ विच आर। ठीक है, तो इस तरीके के स्ट्रक्चर आते हैं, सम ऑफ विच, बोथ ऑफ विच, टू ऑफ विच, सिक्स ऑफ विच, एट ऑफ विच, इस टाइप के स्ट्रक्चर्स। ठीक है, अगर व्यक्ति होंगे तो एट ऑफ हुम, सिक्स ऑफ हिम, बोथ ऑफ हुम, इस तरीके से। आगे देखेंगे, अगला आपका क्वेश्चन है, दिस इज द बॉय दैट आई टॉक्ड टू यू अबाउट। ये CDS 2014 का क्वेश्चन है। दिस इज द बॉय, ये वही लड़का है जिसके बारे में मैंने आपसे बात करी थी। तो देखो, व्यक्तियों के लिए ऐसा नहीं कि दैट आ नहीं सकता, आ सकता है। हम चाहे तो दैट हटा भी सकते हैं। दिस इज द बॉय आई टॉक्ड टू यू अबाउट, ऐसे भी लिख सकते हैं। लेकिन फिर भी क्योंकि ऑब्जेक्ट है, अगर ऑब्जेक्ट है तो हुम विल बी प्रेफर्ड, हुम को ही प्रेफरेंस दी जाएगी। ऑब्जेक्ट का हमें चाहिए। ऑब्जेक्ट क्यों? क्योंकि टॉक्ड वर्ब है तो आई सब्जेक्ट है, तो वर्ब के लिए सब्जेक्ट नहीं चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए। ठीक है, तो हुम वाला प्रेफरेबल है। अगर देखा जाए तो सही कौन सा है, तो नो इंप्रूवमेंट भी सही हो सकता है और हु भी सही हो सकता है। जब प्रेपोजिशन पीछे चला जाता है तो हुम की जगह पर हम हु का प्रयोग भी कर सकते हैं। तो हु कैन ऑल्सो बी करेक्ट, हुम भी करेक्ट है, दैट भी करेक्ट है, बट बेस्ट ऑप्शन कौन सा है? तो आप कहोगे हुम। हमेशा हुम को ही प्रेफरेंस देनी है आपको। पीपल दैट आर लोनली हैव हायर लेवल्स ऑफ द हार्मोन कॉर्टिसोल। ठीक है, सो पीपल सब्जेक्ट है, दैट आपका रिलेटिव प्रोनाउन है। अब देखो, पीपल के साथ में दैट लगाना नॉर्मल क्लॉज है। जितना ये जनरल वर्ड होगा, जितना जेनेरिक वर्ड होगा, तो इसमें नॉर्मली दैट चल जाता है, लेकिन ह्यूमन के केस में आपको ना हमेशा हु को प्रेफरेंस देनी है। तो यहाँ पे आपका हु आ जाएगा। जितना स्पेशल होता जाएगा तो उतना दैट आपका आता जाएगा। तो जितना डिफाइंड चीज आएगी उतना दैट की तरफ बढ़ते जाएंगे। जितना आपका इंडेफिनिट नेचर के वर्ड्स आएंगे उतना हम हु की तरफ टिल्टेड रहेंगे। ठीक है, तो पीपल तो एकदम जनरल है, एकदम जनरल है, तो यहाँ पर हु का यूज करेंगे, ना कि दैट का। तो पीपल हु आर लोनली, ए ऑप्शन में, मतलब सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वो लोग जो लोनली होते हैं, ठीक है, हैव हायर लेवल्स ऑफ हार्मोन कॉर्टिसोल, कॉर्टिसोल नॉट कॉर्टिसोल, कॉर्टिसोल। ठीक है, आगे, नो वन वॉज देयर ऑन द प्लेटफॉर्म। देखो, दो आपके शब्द होते हैं, एक होता है नन और एक होता है नो वन। इन दोनों में फर्क जानते हैं आप क्या होता है? नन में और नो वन में दोनों नेगेटिव है। दोनों का मतलब है कोई भी नहीं, दो से ज्यादा में से कोई नहीं। लेकिन ध्यान देंगे, ये जो नन होता है ना, नन, ये फ्रैक्शनल प्रोनाउन है एक तरीके से, या आप इसको ना डिस्ट्रीब्यूटिव नेचर का प्रोनाउन भी कह सकते हैं। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव या फ्रैक्शनल है, ये ऑफ के पहले आता है। जनरली किसके पहले आएगा? ऑफ के पहले। तो नन आपका कहां पे लगा हो गया? ऑफ के पहले। लेकिन ये जो नो वन है ना, ये आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन है। ये जो नो वन है, ये आपका कैसा प्रोनाउन है? इंडेफिनिट। और इंडेफिनिट प्रोनाउन कभी भी ऑफ के पहले नहीं आते हैं। इंडेफिनिट प्रोनाउन ऑफ के पहले नहीं आते हैं। इसीलिए आप पाओगे कि अगर आपको सेंटेंस में कभी ऐसे लिखा मिले ना, एवरीवन ऑफ, तो ये गलत होता है। ऐसे केस में हमें क्या चाहिए? डिस्ट्रीब्यूटिव वाला चाहिए। तो एवरी को अलग करो, एवरी अलग हुआ, वन अलग, और फिर ऑफ लिखो, तो ये सही हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये आपका क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव इन नेचर है, लेकिन ये आपका क्या है? इंडेफिनिट प्रोनाउन है। सिमिलरली नो वन आपका क्या है? इंडेफिनिट है, और नन आपका क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव वर्ड है। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव है तो ऑफ के पहले आएगा। नॉर्मली एवरीवन को हम अलग अलग नहीं लिखेंगे, हम ये नहीं लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पे इंडेफिनिट प्रोनाउन की जरूरत है कि सब प्रेजेंट थे। इसका मतलब है ये सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा। कौन सा वाला एवरीवन चाहिए हमें? सिंगल वर्ड वाला। ठीक है, ये वाला एवरीवन की जरूरत पड़ेगी। तो सेम केस इनके साथ बनता है। तो क्योंकि यहाँ ऑफ तो है नहीं, तो हमें बेसिकली क्या नन चल पाएगा? आप कहोगे बिल्कुल नहीं चल पाएगा।
इंडेफिनिट प्रोनाउंस के साथ में प्लूरल वर्ब नहीं आती है, सिंगुलर आती है, तो ये भी नहीं आएगा। ठीक है, तो नो वन वॉज ऑन देयर। अब ऑन देयर तो नहीं कहेंगे, देयर ऑन द प्लेटफॉर्म कहेंगे, करेक्ट आंसर हो जाएगा नो इम्प्रूवमेंट। ठीक है, ये जो ऑन देयर है इसकी वजह से गलत हो गया। देयर लिखेंगे फिर ऑन लिखेंगे, ऑन जो है प्रेपोजिशन है जिसका ऑब्जेक्ट है द प्लेटफॉर्म। अगला क्वेश्चन देखेंगे मेरे भाई। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है माय फादर सेज दैट वन शुड ऑलवेज बी सिंसियर टू हिज ड्यूटीज। अब अगर सेंटेंस के सब्जेक्ट में वन आ जाता है तो जो भी पॉजेसिव केस वगैरह आएंगे वो सब वन के हिसाब से आएंगे। तो माय फादर आपका सब्जेक्ट है, सेज आपकी वर्ब है, दैट आपका कंजंक्शन है, वन सब्जेक्ट है, शुड हेल्पिंग वर्ब है, ऑलवेज आपका एडवर्ब है, बी आपकी मेन वर्ब है, सिंसियर आपका एडजेक्टिव है। वन शुड ऑलवेज बी सिंसियर, व्यक्ति को हमेशा सिंसियर होना चाहिए। वन का बेसिकली मीनिंग क्या होता है? वन का मतलब है कोई भी। जब जनरल सेंस में हम बात करते हैं, देखो एवरीवन, एवरीवन क्या है? एक तो एवरीवन का मतलब भी सब होता है वैसे तो, हर कोई, है ना, लेकिन एवरीवन में और वन में फर्क है। ठीक है, वन जब हम कहते हैं ना तो वन का मतलब है कि इंक्लूडिंग द स्पीकर। हमारे पिताजी कहते हैं कि हर किसी को सिंसियर होना चाहिए अपने काम में। तो क्या ये पिताजी बाकी लोगों के लिए कह रहे हैं या अपने लिए भी कह रहे हैं? सबके लिए। लिसनर हो, टॉक्ड अबाउट हो, यानी कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, इसमें सब शामिल होते हैं वन में। ठीक है, और एवरीवन जनरली हम कब यूज करते हैं? जब स्पीकर शामिल ना हो। ठीक है, तब हम एवरीवन का यूज करते हैं। ठीक है, तो ध्यान देंगे वन में स्पीकर का शामिल होना जरूरी है और एवरीवन स्पीकर को एक्सक्लूड कर सकता है। एवरीवन लिसन टू मी, अब मैं अपने लिए नहीं कहूंगा कि मैं सुनूं। ठीक है, जनरली एवरीवन यानी कि जनरल टर्म है, इंडेफिनिट प्रोनाउन है वो। इंडेफिनिट यानी कि कोई भी, जितने लोग हैं ना सब उनकी बात कर रहे हैं। एक होता है जनरल, जनरल है वन आपका, जेनेरिक वन बोलते हैं इसको। वन यानी कि हम कोई भी व्यक्ति है, दुनिया का कोई भी आदमी, उसको ये काम करना चाहिए। एवरीवन सामान्यतः एक दिए गए कॉन्टेक्स्ट में इंडेफिनिट लोग होते हैं। क्या दुनिया के सारे लोगों के लिए मैं एवरीवन यूज करना चाहिए? नहीं, वहां पे वन यूज करते हैं। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखेंगे। तो माय फादर सेज, मेरे पिताजी कहते हैं कि हर किसी को मतलब हमेशा क्या होना चाहिए? सिंसियर होना चाहिए। टू हिज ड्यूटीज नहीं होगा, क्या होगा? टू वंस ड्यूटीज होगा, क्योंकि अगर वन आपका सब्जेक्ट है तो ऐसे केस में पॉजेसिव केस वन के हिसाब से आएगा, ना कि हिज के हिसाब से। अगर एवरीवन होता है सब्जेक्ट या आपका एनीवन होता है, समवन होता है, तो हिज आता है, लेकिन वन के साथ में वंस आएगा। कौन सा वाला ऑप्शन हो जाएगा? सी ऑप्शन। आगे देखेंगे, अ मैन हु हैज बीन अक्यूज्ड ऑफ फ्रॉड इन एन अर्लियर जॉब ही विल नेवर बी वेलकम इन अदर ऑर्गेनाइजेशन। अभी मैंने शायद ये कराया भी था रिसेंटली, पंडित्स के मॉक में आया था, लाइव वाले में आई गेस, है ना। तो अ मैन आपका सब्जेक्ट है, हु आपका रिलेटिव प्रोनाउन है। ठीक है, हैज बीन, तो अ मैन के हिसाब से हैज आपका सही है। बीन आपका बेसिकली वर्ब की थर्ड फॉर्म है, अक्यूज्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ये हैज प्लस V3 है, ये बी प्लस वी थ्री पैसिव बता रहा है, हैज प्लस V3 आपका परफेक्ट टेंस बना रहा है। ऐसा व्यक्ति जिसको अक्यूज किया गया है, पैसिव स्ट्रक्चर है ना, किस चीज का? ऑफ फ्रॉड। फ्रॉड के लिए अक्यूज के साथ में फिक्स्ड प्रीपोजिशन ऑफ आता है। इन एन अर्लियर जॉब, किसी भी एक अर्लियर जॉब में, यानी पहले की जॉब में। अब देखो, जैसे देखा अ मैन सब्जेक्ट था, हु रिलेटिव प्रोनाउन है, इसके लिए आ गया। तो अ मैन के लिए जो वर्ब है वो क्या है? अ मैन विल नेवर बी वेलकम, वो वेलकम नहीं किया जाएगा। तो इसका मतलब है यहाँ पे जो ही है ना, ये एक्स्ट्रा प्रोनाउन लगा रखा है। अगर हमने रिलेटिव क्लॉज लिख रखी है तो ये ही किसके लिए आया है, फिर अ मैन किसके लिए आया है? तो यानी कि सब्जेक्ट एक्स्ट्रा आ रखा है, तो इसको हमें हटा देना चाहिए। ठीक है, तो हमें यही तो कहना है कि अ मैन विल नेवर बी वेलकम। ठीक है, तो विल नेवर, विल हेल्पिंग वर्ब है, नेवर आपकी एडवर्ब ऑफ नेगेशन है, बी आपका मेन वर्ब है, वेलकम आपका एडजेक्टिव है। ध्यान देंगे, वेलकम आपका वर्ब भी होता है, लेकिन यहाँ पे एडजेक्टिव के तरीके से काम कर रहा है। ठीक है, इन प्रपोजिशन है जिसका ऑब्जेक्ट है एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में उसको वेलकम नहीं किया जाएगा। कौन से वाले पार्ट में एरर है मेरे भाई? तो आप कहोगे सर ये जो ही जिस पार्ट में है ना, उस वाले पार्ट में एरर है, तो ये सी वाले पार्ट में। ठीक है, SSC CHSL का क्वेश्चन है 2023 का। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका, दे हु वांट टू प्ले शुड लीव द क्लास। अब देखो, जब भी आप देखते हो ना ये हु लगा रखा हो, तो इसके पहले सामान्यतः हम दे का प्रयोग ना करके किसका प्रयोग करते हैं? दोज का, क्योंकि ये जो दोज है ना, ये भी जेंडर न्यूट्रल है। ठीक है, जैसे नॉर्मली ये जो दे प्रोनाउन होता है, दे क्या है? थर्ड पर्सन पर्सनल प्रोनाउन है। ठीक है, थर्ड पर्सन का है। थर्ड पर्सन प्रोनाउन का मतलब क्या है? जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, यानी लिसनर उसमें शामिल नहीं है। लेकिन सामान्यतः दोज में लिसनर भी शामिल हो जाता है। अगर मैं कहता हूँ ना कि दोज हु वांट टू प्ले, जो खेलना चाहते हैं, मान लीजिए आप मेरे सामने 10 लोग बैठे हैं, उनसे कह रहे हैं भाई जो जो खेलना चाहते हैं बेसिकली क्लास को छोड़ के जा सकते हैं। तो जो मेरी बात सुन रहे हैं वो तो लिसनर है। अगर मैंने दे लिख दिया
तो दे में तो लिसनर होते नहीं, क्योंकि फर्स्ट पर्सन आई और वी होते हैं, सेकंड पर्सन यू होता है, सेकंड पर्सन यानी कि लिसनर यू होता है, और थर्ड पर्सन होते हैं ही, सी, इट और दे। तो थर्ड पर्सन की बात नहीं है। अगर मान लीजिए कभी ऐसा हो कि हु के साथ में हमें थर्ड पर्सन के बारे में बात करनी हो, तो फिर हमें दे का प्रयोग करना पड़ेगा। जैसे दे और आगे हमने जैसे लिखा हु हेल्प्ड यू, जिन्होंने आपकी मदद करी थी। ध्यान रखेंगे अगर दे के साथ हु आएगा तो सामान्यतः यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, कॉमा लगा के करेंगे, क्योंकि प्रोनाउन के साथ में जब रिलेटिव प्रोनाउन मतलब रिलेटिव क्लॉज लगाते हैं तो वो नॉन डिफाइनिंग नेचर की आती है, ठीक है, तो कॉमा लग के आएगा। दोज के साथ में जो आपकी रिलेटिव क्लॉज है, क्योंकि दोज आपका डिफाइंड नहीं है, देखो दे क्या है, ये तो पहले से ही डिफाइंड है, क्योंकि दे क्या है, प्रोनाउन है। प्रोनाउन है, अगर हमने दे यूज करा है इसका मतलब है सामने वाले को पता है हम किसकी बात कर रहे हैं, सामने वाले को पहले से पता है हम किसकी बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमें कोई भी ऐसी डिफाइनिंग क्लॉज लगाने की जरूरत नहीं है। अगर कॉमा के साथ क्लॉज आती है तो वो नॉन डिफाइनिंग होती है और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देती है। बिना कॉमा के जो क्लॉज आती है वो आपकी डिफाइनिंग क्लॉज होती है और वो बेसिकली आपकी जरूरी इंफॉर्मेशन देती है। जब दे को हमने पहले से डिफाइन कर रखा है, दे है यानी कि प्रोनाउन है, अगर प्रोनाउन है तो क्या उसको डिफाइन करने की जरूरत है, बिल्कुल भी नहीं भाई। प्रोनाउन ही हमने इसीलिए यूज किया है क्योंकि उसकी चर्चा पहले हो चुकी है। यहां सेंटेंस हमने अधूरा लिया है, वो बात अलग है, लेकिन अगर हमने प्रोनाउन यूज करा है दैट मीन्स कि सामने वाले को क्लियर है कि दे कौन है। अगर क्लियर नहीं होता तो पहले हम नाउन लगाते उसके लिए, प्रोनाउन है इसका मतलब है क्लियर है, क्लियर है इसका मतलब है नॉन डिफाइनिंग क्लॉज आपकी लिखनी चाहिए। तो अगर आपको ये बताने की जरूरत है कि वो कौन, तो फिर दो जाता है, और अगर पहले से ही पता है तो फिर दे भी आ सकता है। तो दे कम आता है लेकिन आ सकता है, बाकी देम भी नहीं आता सामान्य। तो ही इज वन ऑफ देम हु वर्क हार्ड, तो हम ये नहीं लिखेंगे ही इज वन ऑफ देम। वन ऑफ देम का मतलब है कोई गिने चुने लोगों में से एक है, ठीक है, हमें कहना चाहिए ही इज वन ऑफ दोज हु वर्क हार्ड, ये उन लोगों में से एक है जो काम मेहनत से करते हैं। देम लिख देंगे तो कॉमा लगाना पड़ेगा भाई, समझ रहे हो, तो कॉमा वाली क्लॉज आएगी देम के साथ, देम या दे के साथ, तो ध्यान देंगे। तो यहाँ पे दे हु वांट टू प्ले नहीं है, हमें यहाँ पे लिखना चाहिए दोज हु वांट टू प्ले। भाई जो खेलना चाहते हैं वो बेसिकली शुड लीव द क्लास, वो क्लास से जा सकते हैं। दो सब्जेक्ट है, हु रिलेटिव प्रोनाउन है, वांट आपकी वर्ब है, टू प्ले आपका बेसिकली इन्फिनेटिव है, तो हु सब्जेक्ट था इसके लिए वांट आपकी वर्ब आ गई, टू प्ले इन्फिनेटिव आ गया, क्योंकि दो सब्जेक्ट था उसके लिए शुड हेल्पिंग वर्ब है, लीव आपकी मेन वर्ब है, द क्लास आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका। तो एवरी सोल्जर एंड एवरी ऑफिसर वॉज इन देयर प्लेस। अब जितने भी एवरी या ईच से एक्सप्रेशंस बनते हैं उनके लिए जो पॉजेसिव केस आता है ना, वो देयर नहीं हिज या हर आता है। तो एवरी सोल्जर एंड एवरी ऑफिसर वॉज इन देयर प्लेस नहीं होगा, इन हिज हर, इज हिज या हर लिख सकते हैं हम, ठीक है। तो या तो हिज लिखेंगे या हर, प्रेफरेंस हम हिज को दे देते हैं, बाकी हर भी चल जाता है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कौन से वाले ऑप्शन में एरर है, बी वाले में। नेक्स्ट देखेंगे अगला आपका क्वेश्चन। तो नोबडी इन देयर सेंस, अब जैसे नोबडी था, जैसे एनीवन है, एवरीवन है, नो वन है, नोबडी है, इन सब के साथ में हमें सिंगुलर लिखना होता है। नोबडी इन हिज सेंस वुड हैव एक्टेड सो, किसी ने ऐसी एक्टिंग नहीं करी होती, तो कौन से वाले पार्ट में एरर हो जाएगा, बी पार्ट में। नोबडी सब्जेक्ट है, इन प्रीपोजिशन जिसका ऑब्जेक्ट है, हिज सेंस, वुड आपकी हेल्पिंग वर्ब है, हैव भी आपकी हेल्पिंग वर्ब है, एक्टेड आपकी मेन वर्ब है, और सो यानी कि ऐसे एक्ट नहीं किया होता, ठीक है। कौन से वाले पार्ट में एरर हो जाएगा, बी ऑप्शन में। सीडीएस का क्वेश्चन है वाला। आगे देखेंगे, द कलर ऑफ हर चीक्स इज लाइक अ रोज, उसके गालों का रंग ना रोज जैसा है। देखो तो द कलर सेंटेंस का सब्जेक्ट है, ऑफ आपका प्रीपोजिशन है, इसका कलर मेरे भाई हर चीक्स, उसके गालों का रंग, इज वह कैसा है, इज लाइक किसी के जैसा है, किसके जैसा है, रोज। मेरे भाई रोज के जैसा होगा या रोज के रंग के जैसा होगा, क्या किसी का कलर गुलाब जैसा होता है, नहीं, या तो गुलाब के रंग जैसा, भाई गुलाब के रंग जैसा ही तो होगा, या फिर आप कह सकते हो इज पिंक, सिंपल ही कह दो कि पिंक कलर का या रेड कलर का है, तो गुलाब का के जैसा नहीं है, गुलाब के कलर जैसा है, तो जो स्ट्रक्चर आ गया वैसा ही स्ट्रक्चर यहाँ आना चाहिए। सो इज लाइक दैट ऑफ अ रोज, इज लाइक दैट ऑफ, क्या लिखना पड़ेगा, दैट ऑफ। दैट ऑफ क्यों लिखा है, क्योंकि कलर के हिसाब से दैट आएगा, और ऑफ जो प्रीपोजिशन थी उसको रिपीट करेंगे। जब भी हमें कंपैरिजन करना होता है तो कंपैरिजन हमारा हमेशा लॉजिकल होना चाहिए। अगर कंपैरिजन लॉजिकल होना चाहिए यानी वस्तुओं का कंपैरिजन वस्तुओं से, व्यक्तियों का कंपैरिजन व्यक्तियों से, सब्जेक्ट का कंपैरिजन सब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन ऑब्जेक्ट से। इसलिए हम ये कहते हैं कि राधिका इज स्मार्टर देन मी नहीं लिखेंगे आई, क्योंकि राधिका सब्जेक्ट है तो आई सब्जेक्ट लिखने की जरूरत पड़ेगी। सो राधिका इज स्मार्टर देन आई, ठीक है, इस तरीके से।
आगे, अब्राहम ऑल्सो हैड वन सिस्टर ऑफ हु नॉट मच हैज बीन रिकॉर्डेड। तो अब्राहम सब्जेक्ट है, ऑल्सो आपकी वर्ब है, हैड आप मतलब ऑल्सो आपका एडवर्ब है, हैड आपकी वर्ब है। हैड व्हाट, तो हैड वन सिस्टर, उसके वन सिस्टर थी। तो ऑफ आ गया, ऑफ प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद में बेसिकली हम ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। सो ऑफ हुम नॉट मच हैज बीन रिकॉर्डेड, तो ऑफ हुम आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई, क्योंकि प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है। आई एम सॉरी ऑफ विच माई मदर सेड, आई सब्जेक्ट है, एम वर्ब है, सॉरी आपका एडजेक्टिव है। ऑफ विच, अब देखो अगर विच है तो इसका एंटीसीडेंट तो सॉरी बनेगा, सॉरी तो एडजेक्टिव है, सॉरी तो एंटीसीडेंट बन नहीं सकता है। जब एंटीसीडेंट अवेलेबल ना हो तो ऐसे केस में बेसिकली हमें क्या लिखना चाहिए, वॉट लिखना चाहिए। और सॉरी ऑफ नहीं होता, सॉरी फॉर होता है। सो आई एम सॉरी फॉर वॉट माई मदर सेड, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ये ऑप्शन। फॉर विच मत लगा देना यहाँ पे, आगे देखेंगे। आई एम टायर्ड ऑफ माई बॉस, तो आपका सब्जेक्ट है आई, हेल्पिंग वर्ब है, मतलब मेन वर्ब है आपकी एम, टायर्ड है एडजेक्टिव, ऑफ प्रेपोजिशन है, माई बॉय उसका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। सैड वर्ब है, द मदर सब्जेक्ट है। कई बार हम इस तरीके से इन्वर्टेड फॉर्म में लिख देते हैं, सैड द मदर, मदर ने कहा। बोथ ऑफ देम, उन दोनों में से ही, बोथ ऑफ देम कीप क्वारलिंग, वो लड़ते रहते हैं ऑल द टाइम। राइट नाउ, और अभी भी, राइट नाउ ऑल्सो दे आर क्वारलिंग विथ वन अनदर। ईच अदर का प्रयोग दो के लिए किया जाता है, वन अनदर का प्रयोग दो से ज्यादा के लिए किया जाता है। यहाँ पे क्योंकि दो लोगों की बात है इसीलिए वन अनदर की जगह पे ईच अदर का प्रयोग आप लोगों को करना पड़ेगा। ईच अदर इज द करेक्ट आंसर, सी वाला ऑप्शन है, इसमें आपका एरर है, ठीक है। TDS का क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। आगे देखेंगे अगला आपका, तो वी ऑल शुड हेल्प ईच अदर। जैसे ही आपने देखा वी सब्जेक्ट है, ऑल आ गया आपका, शुड हेल्पिंग वर्ब है, ईच है। मैंने कहा था ना इस सब्जेक्ट के जस्ट बाद में ऑल हो गया, बोथ हो गया और आपका ईच हो गया, इनको लिखा जा सकता है तो लिख रखा है, ठीक है। शुड आपकी हेल्पिंग वर्ब है, हेल्प आपकी मेन वर्ब है, ईच अदर नहीं होगा क्योंकि ऑल का प्रयोग दो से ज्यादा के लिए किया जाता है। तो ऐसे केस में वन अनदर का प्रयोग करेंगे, क्योंकि दो के लिए ईच अदर और दो से ज्यादा के लिए वन अनदर। ई पार्ट में आपका एरर है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे अगला आपका क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 आपका कहता है कि द सेल इज द यूनिट ऑफ दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड। देखो जैसे ही सेंटेंस को समझोगे ना, द सेल आपका सब्जेक्ट है, इज आपकी वर्ब है, द यूनिट आपके लिए कॉम्प्लीमेंट है। द सेल इज द यूनिट, किस चीज की यूनिट है, तो ऑफ प्रेपोजिशन है, जिसका ऑब्जेक्ट हमने आगे लिख रखा है दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आपका क्या है, आप कहोगे सर सब्जेक्ट है, और आर आपकी क्या आ गई इसके लिए, वर्ब है। ये हेल्पिंग वर्ब है, कंपोज्ड आपकी मेन वर्ब है, या फिर कह सकते हैं कंपोज्ड एडजेक्टिव है। इधर वे ये आपका, अगर वर्ब मानोगे तो पास्ट पार्टिसिपल है, पास्ट पार्टिसिपल है तो वो बता रहा है कि किससे कंपोज्ड है, किससे बना हुआ है, तो कंपोज्ड को एडजेक्टिव मान लेते हैं, यहाँ पे इसको वर्ब मान लेते हैं। अब जैसे ही आपने देखा तो दैट आपका ऑटोमेटिकली क्या बन जाता है, दैट आपका रिलेटिव प्रोनाउन बनेगा भाई, सेल इज द यूनिट, और ऑफ प्रेपोजिशन है, इसका मतलब है इसके बाद तो दैट आ नहीं सकता है, इसका मतलब ये तो हट जाएगा, ये तो हट जाएगा। सो सेल इज द यूनिट, किस चीज की यूनिट है, जिससे सब कुछ बना हुआ है। तो क्या यूनिट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड। अब एक चीज समझना मेरे भाई, मतलब समझने का प्रयास करना, क्या समझाना चाह रहा हूं मैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड, तो ऑफ प्रेपोजिशन है, इसके बाद दैट तो आ नहीं सकता, यानी कि एरर अगर आपको मार्क करना है तो इस वाले पार्ट में आ जाएगा। अब आपको ये देखना है कि सर क्या हम विच लगाएं या फिर हमें यहाँ पे वॉट का प्रयोग करना चाहिए। तो मैं आपसे ये कहूँगा कि ये जो यूनिट है ना, एक्चुअली में हम इसको एंटीसीडेंट नहीं बनाना चाह रहे हैं, हम कहना ये चाह रहे हैं कि जो सेल है ना वो ये यूनिट है जिससे बेसिकली ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ, तो जिससे ये बने होते हैं, तो इज द यूनिट। तो अगर हम यहाँ पे वॉट लिखते हैं तो सेल इज द यूनिट ऑफ वॉट ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो अब आप कहोगे सर यूनिट से ही तो बन रहे हैं, तो वॉट हमें कब लगाना होता है, जब एंटीसीडेंट अवेलेबल नहीं होता। जैसे पिछले क्वेश्चन में देखेंगे आप, ये सॉरी वाला जो क्वेश्चन था, ठीक है, लेट मी टेक यू देयर, ये वाला, यहाँ पे सॉरी क्या है पीछे, एडजेक्टिव। अब प्रीपोजिशन के पीछे देखना है हमें, एडजेक्टिव है तो एंटीसीडेंट नहीं बन पाया, एंटीसीडेंट नहीं बन पाया तो क्या बनाया था हमने, वॉट लगाया। लेकिन अब की बार हमें क्या लगाना है यहाँ पे, तो ये हमें यहीं पर ये समझने की जरूरत है क्या लगाना है। तो द सेल इज द यूनिट ऑफ, यूनिट अगर नाउन है तो इसका मतलब है कि हमें नाउन अगर अवेलेबल है तो ऑफ विच ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड। तो यहाँ पे विच का प्रयोग करेंगे ना कि वॉट का। ये बात मैं यही समझाना चाह रहा था, ये क्वेश्चन इसीलिए दोनों डाले कि यहाँ पे ऑफ के पहले नाउन है यानी कि एंटीसीडेंट है तो विच आएगा, ऑफ के बाद दैट तो कभी नहीं आता, कभी भी प्रीपोजिशन के बाद में दैट का प्रयोग आपको नहीं करना है, दैट्स इट, ठीक है। कौन से वाले पार्ट में रहा है, बी वाले में। नेक्स्ट देखेंगे आगे। देखो मेरे भाई, एक कॉन्सेप्ट आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा कि अगर
एंटीसीडेंट के अंदर में सुपरलेटिव डिग्री आ जाए, ऑल आ जाए, सेम आ जाए, फलाना आ जाए, ढिमका आ जाए, ऑल आ गया, सेम आ गया, नन आ गया, ओनली आ गया, ठीक है। अगर ऐसे शब्दों का प्रयोग कर लेते हैं, फ्यू आ जाए, ठीक है, सो ऑल, बोथ, फ्यू, लिटिल, सेम, सेम, ठीक है, सेम का ध्यान रखेंगे, सेम बनता है। इसके अलावा सुपरलेटिव डिग्री आ जाए, ठीक है। तो ऐसे केस में जनरली जब इस तरीके के वर्ड्स आ जाते हैं तो ऐसे केस में हमें रिलेटिव प्रोनाउन दैट का प्रयोग करना चाहिए। मैं भी मानता हूं हमें विच का प्रयोग नहीं करना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ क्या लगाना चाहिए, दैट। तो सेम के साथ तो हमेशा दैट ही लगाना चाहिए हमें। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि इन सब के साथ में दैट आता है जब वस्तुओं की बात होती है। अगर व्यक्तियों की बात हो और सब्जेक्ट की जरूरत हो तो दैट और हु दोनों चल जाएंगे। अगर व्यक्तियों की बात हो और सब्जेक्ट की जरूरत हो तो दैट भी आ सकता है और हु भी आ जाता है। व्यक्तियों की बात हो और ऑब्जेक्ट की जरूरत हो तो सामान्यतः हम दैट लगाते हैं, हालांकि हुम भी पॉसिबल होता है, हालांकि हमें जनरली दैट को प्रेफर करना चाहिए। और अगर वस्तुओं की बात है, चाहे सब्जेक्ट चाहिए चाहे ऑब्जेक्ट चाहिए, तो हमेशा दैट आएगा। तो वस्तुओं के लिए हमेशा दैट, व्यक्ति के लिए ऑब्जेक्ट के केस में सामान्यतः दैट को सही मानेंगे, और अगर व्यक्तियों के लिए सब्जेक्ट होगा तो दैट और हु दोनों सही हो जाएंगे। यहां पे देखेंगे दिस सब्जेक्ट है, इस वर्ब है द सेम स्टोरी, तो सेम आ गया। स्टोरी है, वस्तु है, यानी कि दैट का प्रयोग कर लो आंख बंद करके, कोई दिक्कत नहीं है। दैट माई ग्रैंड मदर टोल्ड मी लास्ट नाइट, ठीक है। कौन से पार्ट में एरर होगा, बी वाले में। अगर अगला क्वेश्चन देखेंगे, द लास्ट थिंग, अब ये भी लास्ट आ जाए, फर्स्ट आ जाए, नेक्स्ट आ जाए, कुछ भी आ जाए, ऐसे केस में भी हमें क्या याद रख लेना है कि द लास्ट थिंग, कौन सी लास्ट थिंग, विच द मदर गेव हर ओनली सन वॉज हर ब्लेसिंग। तो जैसे देखा ना द लास्ट थिंग, तो ऐसे केस में हमें दैट का प्रयोग करना चाहिए, ना कि विच का। द लास्ट थिंग दैट द मदर गेव हर ओनली सन वॉज हर ब्लेसिंग। नेक्स्ट देखेंगे आगे, आई डोंट वॉन्ट टू सी देम हु दे आर। देखो आई सब्जेक्ट है, डू हेल्पिंग वर्ब है, नॉट आपका एडोफिनिकेशन है, वॉन्ट आपकी मेन वर्ब है। आई डोंट वॉन्ट, क्या नहीं चाहता हूं मैं, टू सी देम, उनको देखना नहीं चाहता हूं। अब जैसे ही आपने देखा ना हु दे आर, कि वो हैं कौन। अब देखो अगर आप ये पूछना चाहते हो, क्वेश्चन करना चाहते हो, तो लिखो हु आर दे, भाई कौन है बताओ। अगर आप ये कहना चाहते हो कि वो कोई भी है, मुझे फर्क नहीं पड़ता, तो ऐसे केस में आपको ना लिख देना चाहिए हु एवर दे आर। अब हु एवर क्यों लिख रहे हैं, हम ओपन चॉइस दे रहे हैं कि देखो जी आई डोंट वांट टू सी देम, मैं उनको नहीं देखना चाहता हूं, मैं उनसे नहीं मिलना चाहता हूं, चाहे वो कोई भी हैं, हु एवर दे आर। यू आर फ्री टू चूज, आप क्या हो, यू सब्जेक्ट है, आर वर्ब है, फ्री आपका एडजेक्टिव है, टू चूज, आप चूज करने के लिए फ्री हो। जो भी कोर्स आपको चाहिए, तो जो भी कोर्स यानी कि विच कोर्स नहीं, विच एवर कोर्स। तो आइडिया ऑफ फ्री चॉइस जब होता है ना, ओपन चॉइस जब रहती है, तो विच एवर आ जाता है। या फिर आप ये कह सकते हैं कि विच एवर कोर्स का मतलब है यू आर फ्री टू चूज एनी कोर्स विच यू वॉन्ट। तो या तो एनी कोर्स विच यू वॉन्ट लिखो, या विच एवर कोर्स लिख दो, एक ही बात है, ठीक है। एनी कोर्स विच या दैट आता है जनरली एनी के साथ में, ये देख लेंगे, ठीक है। तो विच एवर आ जाएगा, एनी कोर्स विच आ जाएगा, ठीक है। या सर हुएवर की जगह पे यहाँ पे एनी वन, आई डोंट वॉन्ट टू सी देम, चाहे वो कोई भी है। अब यहाँ पे एनी वन दे आर लिखने का सेंस नहीं बनेगा, ठीक है। वैसे नॉर्मली इसका यही सेंस बनता है, हुएवर मतलब होता है एनी वन हु, ठीक है, लेकिन वो सेंस यहाँ पे नहीं बनेगा। यहाँ पे हम कहना चाह रहे हैं ओपन चॉइस है, हुएवर दे आर, कोई भी हो वो, फर्क नहीं पड़ता हमको। आगे देखेंगे, इट इज ही हु वर्क फॉर द कंपनी फॉर मोर देन अ डिकेड। जैसे देखोगे इट सब्जेक्ट है, इज वर्ब है, इट इज के बाद में नॉमिनेटिव केस आता है, तो आपका ये सही हो जाएगा ही। हु आपका रिलेटिव प्रोनाउन है, इसका एंटीसीडेंट ही है। ऐसे केस में वर्क तो गलत है क्योंकि ये तो प्लूरल वर्ब है। प्लूरल वर्ब है तो ज्यादातर बच्चे यहाँ पे क्या कर देंगे, वर्क्स कर देंगे, ठीक है। फॉर प्रेपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट है द कंपनी फॉर मोर देन अ डिकेड। अगर फॉर प्लस पीरियड ऑफ टाइम आ रखा है तो कौन सा टेंस आता है, मैं टेंस में पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। आपका कौन सा वाला टेंस आता है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस आएगा, हैज बीन वर्किंग, तो हु हैज बीन वर्किंग। कौन से वाले पार्ट में एरर है, इस वाले में। आगे देखेंगे नेक्स्ट, इट इज आई हु एम रिस्पॉन्सिबल फॉर द सक्सेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इट सब्जेक्ट है, इज वर्ब है, आई, इसके बाद में आई आपका सही होता है, हु आपका सही है, एम भी आपका सही है, सब सही लग रहा है, सब सही है, तो नो इम्प्रूवमेंट। ये मी की वजह से गलत है, इसके बाद में आपका
ऑब्जेक्टिव केस नहीं आएगा। ये आई के साथ में विच नहीं आ सकता क्योंकि व्यक्ति की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। और इसमें भी मी आ गया इसीलिए गलत है, तो नो इम्प्रूवमेंट आपका सही होगा। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका। क्वेश्चन नंबर 47 हमसे कहता है कि द फ्रंट पेज स्टोरी वॉज अबाउट अ स्कूल गर्ल एंड हैड हर्ट हरसेल्फ वाइल सेविंग अ चाइल्ड इन एन एक्सीडेंट। CDS का क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, तो एक बार आंसर करने का भाई खुद से प्रयास करो, बढ़िया क्वेश्चन है। कम क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे आपको अच्छे वाले, देखो क्योंकि प्रेपोजिशन प्रोनाउन में ना मैंने इररिलेवेंट क्वेश्चंस नहीं रखे हैं। द फ्रंट पेज स्टोरी आपका क्या है, सब्जेक्ट है, ठीक है। वॉज आपकी वर्ब है, वॉज अबाउट किसके बारे में थी, अ स्कूल गर्ल, एक स्कूल गर्ल के। अब इससे आगे एंड आपका क्या है, कंजंक्शन तो लिख दिया, लेकिन इस वर्ब के लिए सब्जेक्ट कहाँ है। या तो कंजंक्शन लिखा है तो सब्जेक्ट भी लिखो, लिखो एक स्कूल गर्ल के बारे में थी एंड सी हैड हर्ट हरसेल्फ, या तो यहाँ पे एंड के बाद में एक सब्जेक्ट ऐड करो सी। अगर आप चाहते हो कि हमें सब्जेक्ट अलग से ना ऐड करना पड़े तो भाई कंजंक्शन ना लगा के आप क्या लिखो, हु लिख दो एंड की जगह पे। हु हैड हर्ट तो हु जोड़ भी देगा और बेसिकली क्या कर देगा, सब्जेक्ट का काम भी कर लेगा। तो या तो आपको क्या लिखना है यहाँ पे, या तो एंड शी लिखो, लेकिन एंड सी से मतलब है एक ये जो कहानी थी, जो फ्रंट पेज स्टोरी थी, वो एक लड़की के बारे में थी और वह अपने आप को हर्ट कर लेती है वाइल सेविंग अ चाइल्ड इन एन एक्सीडेंट, या एक बच्चे को एक्सीडेंट से बचाने के चक्कर में खुद को हर्ट कर लेती है। तो एंड सी आ सकता है, लेकिन बेटर आंसर क्या होगा कि एंड सी ना लिख के ना आप सिंपल हु लिख दो। ये एक लड़की के बारे में थी जो अपने आप को चोट पहुंचा लेती है वाइल सेविंग अ चाइल्ड इन एन एक्सीडेंट। तो हु आपका बेटर आंसर है, हमेशा ध्यान रखेंगे। कौन से वाले पार्ट में एरर है, इस वाले में। CDS का क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन CGL का है, 2024 का ही रिसेंट है। इट इज नथिंग एल्स, भाई ध्यान देंगे, नथिंग के साथ में नथिंग एल्स अगर आपने लिख दिया है तो इसके साथ में ना आपका जो पेयर बनता है वो बट का बनता है, तो एल्स के साथ एक तो बट आना चाहिए, ठीक है। योर प्राइड विच मेक, तो जैसे ही आप देखोगे, देखो नथिंग के साथ में भी विच आ रखा है, वैसे कोई दिक्कत की बात नहीं, मैंने कहा ना चल तो जाता है। तो एल्स के साथ बट नहीं, गलत हो जाएगा, बट नहीं है गलत, बट योर प्राइड विच, अब प्राइड तो सिंगुलर, सिंगुलर तो मेक्स आपका आएगा ना कि मेक, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। इट इज नॉट यूज, मतलब सॉरी, इट इज नॉट ईजी टू बी अ स्टूडेंट और अ टीचर। देखो इट सब्जेक्ट है, इज आपका वर्ब है, इट इज नॉट ईजी टू बी, क्या होना, एक स्टूडेंट होना या एक टीचर होना, ना तो टीचर होना ईजी है ना स्टूडेंट होना। दिस मेक्स यू अटेंड लॉन्गर क्लासेस। अब देखो जब भी ये स्ट्रक्चर आता है ना आपके, एक नाउन आए, एक और नाउन आए, नाउन 1 नाउन 2, फिर इन दोनों नाउन के बारे में जानकारी दी जाए, तो पहले हमेशा क्या आता है, दिस आता है, और फिर आपका क्या आता है, दैट। ये ऑर्डर कभी भी चेंज नहीं होगा, पहले दिस आएगा फिर दैट। दिस जो है वो इस नाउन के बारे में जानकारी देगा और ये जो दैट है ना पहले वाले नाउन के बारे में। यानी कि यहाँ पे दो नाउन आ गए, एक तो स्टूडेंट और एक टीचर। दिस यानी कि किसके बारे में जानकारी दे रहा होगा, टीचर के बारे में। दिस मेक्स यू अटेंड लॉन्गर क्लासेस, क्या टीचर्स क्लास अटेंड करते हैं, ये टीचर्स तो क्लास लेते हैं, अटेंड थोड़ी करते हैं, अटेंड तो स्टूडेंट करते हैं। यानी कि इस लाइन को देख के लग रहा है जैसे कि ये स्टूडेंट के लिए होनी चाहिए ना कि टीचर के लिए। आगे देख लेते हैं, वाइल दैट मेक्स यू बर्न द मिडनाइट ऑयल। अब बर्न द मिडनाइट ऑयल तो दोनों ही कर सकते हैं भाई, टीचर्स भी लेट तक काम कर सकते हैं और स्टूडेंट्स भी लेट तक काम कर सकते हैं। भाई बर्न द मिडनाइट ऑयल का मतलब होता है टू स्टडी और वर्क टिल लेट नाइट। तो जैसे मैं भी लेट नाइट रिकॉर्डिंग्स करता हूँ यार, 2-2 बज जाते हैं, 3-3 बज जाते हैं, तो मैं टीचर हूँ और आप भी 2-2 3-3 बजे तक पढ़ते हैं, आप स्टूडेंट हैं, तो हम दोनों ही करते हैं। तो ये वाली लाइन तो दोनों पे फिट हो रही है, लेकिन ये पहली वाली जो लाइन है ना, इसका मतलब है ये टीचर पे तो फिट नहीं हो सकती है। तो ये लाइन किसके लिए होनी चाहिए, स्टूडेंट के लिए। अब इसको चेंज करेंगे तो बी पार्ट और सी पार्ट दोनों में करेक्शन करना पड़ेगा। तो कैसे करें, हम एक काम कर सकते हैं कि अगर मैं एक काम करूं कि यहाँ पे स्टूडेंट की जगह क्या लिख दूं, यू मे बी अ टीचर, मतलब इट इज़ नॉट ईजी टू बी टीचर और अ स्टूडेंट, यानी स्टूडेंट को अगर पीछे कर दूं और टीचर को आगे, तो ये जो दिस वाली बात है ये स्टूडेंट के लिए हो जाएगी। दिस मेक्स यू अटेंड लॉन्गर क्लासेस, आपको लंबी लंबी क्लास लेनी पड़ती है। वाइल दैट मेक्स यू बर्न द मिडनाइट ऑयल, जबकि दूसरे वाला क्या है, आपको मिडनाइट ऑयल बर्न करना पड़ेगा, यानी कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी, यानी कि टीचर को मेहनत करनी पड़ती है। तो आप कहोगे सर ए पार्ट में एरर होगा, ए पार्ट में। ये क्वेश्चन एक बार आया हुआ है प्रीवियस ईयर में, जब ऐसे करके आया था कि बोथ द काव एंड द डॉग आर यूजफुल एनिमल, ठीक है। तो पहले काव है फिर डॉग है, और फिर ऐसे लिख रखा है दिस गिव्स यू मिल्क एंड दैट प्रोटेक्ट्स आवर हाउसेस। अब इसका क्या मतलब हो गया, क्योंकि काव पहले था और डॉग बाद में,
तो दिस वाला काम कर गया किसके लिए, डॉग के लिए, दिस गिव्स यू मिल्क यानी डॉग गिव्स यू मिल्क, तो गलत है। तो हमें काव और डॉग को चेंज करना पड़ेगा। सो बोथ द डॉग एंड द काव आर यूजफुल एनिमल। दिस मतलब बोथ द डॉग एंड द काव आर यूजफुल एनिमल्स। दिस मेक्स यू या दिस गिव्स अस मिल्क एंड दैट प्रोटेक्ट्स आवर हाउसेस, इस तरीके से, ठीक है। तो पूछा गया क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं मेरे भाई, whomever comes first will be given a prize by the president। देखो whomever का मतलब क्या होता है, anyone whom, ठीक है, और whoever का मतलब क्या होता है, anyone who। अब हमें यही देखना है कि हमें क्या लगाना है, comes आपकी वर्ब है, comes वर्ब है तो इसके लिए सब्जेक्ट चाहिए तो whoever लिखेंगे ना कि whomever। तो whoever comes first will be given a prize by the president। कौन से पार्ट में एरर हो जाएगा, ए वाले पार्ट में, ठीक है। तो भाई ये थे आपके प्रोनाउन के टॉप 50 क्वेश्चन। अगर आप ढंग से बढ़िया से तैयारी करना चाहते हैं भाई पूरे इंग्लिश की, तो यू कैन चेक आउट दिस बैच, इंग्लिश स्पेशल रिकॉर्डेड बैच, वीओडी बैच। बहुत प्योर कंटेंट आपको मिलता है इस बैच के अंदर। अगर आप लिटरली ये चाहते हैं ना कि प्योर कंटेंट आपको पढ़ना है, तो दिस इज द प्लेस टू गो। बहुत बढ़िया कंटेंट मिलता है, 699 लाइफ टाइम वैलिडिटी। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है भाई लाइक करें और प्लेलिस्ट को शेयर जरूर करें। बाकी मेरे भाई अगर आप लाइव मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो ये हमारा लाइव बैच भी आता है, 7 जुलाई से भी स्टार्ट हुआ है। 999 रुपये की फी में 2 साल की वैलिडिटी आपको इसमें मिलती है, ठीक है। बाकी हमारी सारी की सारी किताबें भी चेकआउट कर सकते हैं, हमारा कॉम्बो बैच भी आता है, ठीक है। किताबें हमारी अभ्यास्त्र हो गई, वोकैब संजीवनी हो गई, इंग्लिश रामबाण हो गई, कॉम्प्रीहेंशन क्रांति हो गई और इंग्लिश फार्मूला बुक हो गई। ये सारी की सारी किताबें बेहतरीन किताबें हैं, ज़बरदस्त किताबें, ये सभी अवेलेबल हैं आपकी कहाँ पे, फ्लिपकार्ट पे। आप जाके चेकआउट कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। लास्ट वाले क्वेश्चन में मैंने काट के भी whomever ही लिख दिया है, तो वो गलती से लिख दिया, यहाँ पे हमें सब्जेक्ट की जरूरत है, तो whomever नहीं मेरे भाई क्या आ जाएगा, whoever आ जाएगा। टीम ने मुझे बीच में टोक दिया कि आप बोल सही रहे लेकिन लिख गलत रहे, तो कोई बात नहीं है, लास्ट वाला क्वेश्चन देख लेंगे भाई। मैं whoever ही कहना चाह रहा था तो वो देख लेंगे एक बार, ठीक है। बाकी मेरे भाई अगर आपको सब कुछ अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, प्लेलिस्ट को जरूर शेयर करें। हैंड रिटन नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। तो दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।